इस वीडियो में हम लोग स्कैल्प पे होने वाले रिकरेंट फॉलिकुलाइटिस के बारे में बात करेंगे। तो जो फॉलिकुलाइटिस होता है उसमें क्या होता है कि व्यक्ति के जो बाल होते हैं, जो बाल या जो रोएं होते हैं, उसके जड़ में इन्फेक्शन हो जाता है, पस बन जाता है और पस वाले दाना पैदा हो जाते हैं। फिर उसमें दर्द होने लगता है और उसको दबाने पे पस भी निकलता है। तो कभी कभी ये जो इन्फेक्शन होता है ये बार बार हो जाता है व्यक्ति को और ठीक हो जाता है, दवाई लिया फिर ठीक हो गया, फिर हो गया। तो ऐसे कई बार ये प्रक्रिया लंबी चल सकती है। तो जो हमारे स्कैल्प पे फॉलिकुलाइटिस होती है उसके क्या कारण है, क्यों होता है ऐसा, तो उसके पीछे जो है मल्टीपल फैक्टर्स देखने को मिला है। जैसे कोई भी चीज़ आपके बालों के रूट्स को यदि बार बार हल्का ही ट्रॉमा पहुंचाए लेकिन रिकरेंट ट्रॉमा पहुंचाए तो फॉलिकुलाइटिस, रिकरेंट फॉलिकुलाइटिस डेवलप हो सकता है। जैसे कि यदि आप इसको खींच करके पीछे आप बाल बांध रहे हैं या मसाज करवा रहे हैं किसी से, बहुत ही फ्रिक्वेंट और बार बार मसाज करवा रहे हैं, टाइट हेलमेट या दिन भर टोपी लगा के रह रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी फॉलिकुलाइटिस हो सकता है। गंदे रेज़र का इस्तेमाल कर लिया सिर पे आपने, इस बार बार कोई अपने सिर को मुड़वा रहा हो, गंजा करवा रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में भी स्कैल्प फॉलिकुलाइटिस होने के चांस हो सकते हैं रिकरेंट। तो इसमें हम लोग सिंपल स्कैल्प फॉलिकुलाइटिस की बात कर रहे हैं इस वीडियो में। स्कैल्प फॉलिकुलाइटिस के कुछ स्कारिंग काजेस भी, स्कारिंग फॉलिकुलाइटिस भी होते हैं जो कि बहुत ही रेयर होते हैं, जैसे कि फॉलिकुलाइटिस डिकल्वांस या फिर टफ्टेड फॉलिकुलाइटिस या डिसेक्टिंग फॉलिकुलाइटिस। ये सब के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिंपल नॉन स्कारिंग रिकरेंट स्कैल्प फॉलिकुलाइटिस, जिसमें कि व्यक्ति के सर पे दाने बन जाते हैं और वो ठीक भी हो जाते हैं जल्दी से, लेकिन फिर से आ जाते हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरे जो, जैसे किसी को सेबरिक डर्मेटाइटिस सिर पे है, मतलब इस जो सर की स्किन है वो फ्लेक्स बनाने की टेंडेंसी है, तो भूसी जैसे डैंड्रफ ज़्यादा बनाने की टेंडेंसी है, भूसी जैसे बिल्कुल पाउडरी स्केल्स देखने को मिले, तो ये सब भी फैक्टर, रिस्क फैक्टर होते हैं। इसी तरह किसी को एटोपिक डर्मेटाइटिस हो, फेस पे पिंपल्स, शरीर पर रिकरेंट फॉलिकुलाइटिस यदि किसी को हो, एक्ने की प्रॉब्लम हो, तो ये सब भी इम्पॉर्टेंट प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होते हैं। इसके अलावा यदि किसी भी वजह से व्यक्ति के शरीर में इम्यूनिटी वीक हो, इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड हो, जैसे HIV का पेशेंट हो, डायबिटीज़ मेलाइटस का हो, क्रोनिक इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे हो, या फिर दूसरे जो इम्यून सिस्टम को वीक करने वाली बीमारियां हैं, यदि वो सब भी बीमारी हो तो स्कैल्प फॉलिकुलाइटिस होने का चांस ज़्यादा होता है। तो स्कैल्प फॉलिकुलाइटिस के पीछे ये सब इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ थे, लेकिन बेसिक मतलब कौन सा कीटाणु है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो चूँकि ये एक इन्फेक्शन ओरिजिन का है, इन्फेक्शियस ओरिजिन का है, तो इसमें जो होता है स्टेफाइलोकोकस नाम की एक बैक्टीरिया जो होती है, अधिकांश केसेस में ये कल्प्रिट पाई गई है। और स्टेफाइलोकोकस की भी कई सारी स्पीसीज देखी गई है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस। तो इस तरह की स्टेफ नाम की बैक्टीरिया जो है और उसके स्पीसीज, इसको सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। अनकॉमन कॉज में ये फंगल इटियोलॉजी का भी हो सकता है, डेमोडेक्स नाम का एक पैरासाइट होता है उसकी वजह से भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये बैक्टीरियल ओरिजिन का होता है। और जो हमने बात किया प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, तो वो यदि फैक्टर मौजूद है तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आपके शरीर में होने का ज़्यादा चांस हो सकता है। तो ये बैक्टीरिया, अभी इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये बैक्टीरिया सबके शरीर में पाई जाती है, लेकिन कभी कभी ये बैक्टीरिया की जो काउंट है वो नॉर्मल हो करके भी इन्फेक्शन हो सकता है, और कभी कभी बैक्टीरिया का काउंट ही ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। मतलब आपके शरीर में बैक्टीरिया का काउंट नॉर्मल है और कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर जो हमने बात किया, जिसमें कि बाल के जड़ों को डैमेज हो या फिर जो डर्मेटाइटिस वाली बीमारियां हैं जैसे एटोपिक डर्मेटाइटिस, सेबरिक डर्मेटाइटिस, इस तरह की कोई बीमारी पीछे हो तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। एक्ने की प्रॉब्लम हो तो रिस्क बढ़ जाता है इस बैक्टीरिया के इन्वेजन का, और कभी कभी इस बैक्टीरिया के काउंट भी बढ़ जाता है। जैसे इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट में बैक्टीरिया काउंट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
तो नेक्स्ट प्रश्न ये पूछता है कि व्यक्ति को जो है इसमें क्या क्या लक्षण आते हैं। तो इसमें जो व्यक्ति को लक्षण में आते हैं, सबसे जो कॉमन सिम्टम्स है वो दर्द का सिम्टम है। दर्द जो होता है कंघी करते वक्त दर्द हो सकता है, ऐसे भी दर्द कर सकता है, कभी कभार खुजली हो सकती है, पेन, डिस्कम्फर्ट, इरिटेशन, इस तरह के भी सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर पेशेंट्स को दर्द प्राइमरी वो कंप्लेंट होता है। यदि फॉलिकुलाइटिस का लीजन बड़ा हो जाता है, एब्सिस का फॉर्म ले ले, जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में हो सकता है, तो उनमें जो दर्द होगा वो सीवियर दर्द हो सकता है, कई बार बहुत ही असहनीय दर्द हो सकता है। लेकिन अधिकांश पेशेंट्स में छोटे छोटे ही फॉलिकुलाइटिस लीजन होते हैं, तो इस वजह से दर्द का कॉम्प्लिकेशन लो सीवियरिटी का होता है, कम लेवल का दर्द होता है। नेक्स्ट प्रश्न ये उठता है कि इसकी डायग्नोसिस कैसे हो। तो इसका जो डायग्नोसिस होता है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, सिंपल होता है। डॉक्टर आपका देख करके इजीली इसका डायग्नोसिस बना लेता है। यदि साथ में दूसरी प्रॉब्लम्स जो बात हुई, एटोपिक डर्मेटाइटिस या सेबरिक डर्मेटाइटिस है, तो उस कंडीशन में आपका डॉक्टर क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके मतलब साथ में उनकी जैसे फॉलिकुलाइटिस की डायग्नोसिस बनी और साथ में ये सब बीमारी हो, तो उसको भी इजीली एग्जामिनेशन के द्वारा डायग्नोस कर लेता है आपका डॉक्टर। कुछ केसेस में ही विशेष इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे यदि फंगल ओरिजिन का है तो KOH स्क्रैपिंग भी की जा सकती है। डेमोडेक्स का सस्पिशन है, जैसे डेमोडेक्स फेस पे, स्कैल्प पे है, तो उसमें भी फंगल स्क्रैपिंग की, KOH स्क्रैपिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जो टेस्ट जो होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होते हैं, वो बहुत कम भूमिका निभाते हैं। क्लिनिकल मतलब एक मायने में कहा जाए तो ये क्लिनिकल डिजीज़ है, मतलब देख करके ही इस बीमारी में डायग्नोसिस आपका डॉक्टर बना लेता है। नेक्स्ट प्रश्न ये उठता है कि आपका ट्रीटमेंट कैसे हो। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी दवाइयाँ मौजूद हैं, जिसमें लगाने वाली दवाइयों में फ्यूसिडिक एसिड और क्लिंडामाइसिन नाम की दवाई बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। म्यूपिरोसिन नाम की दवाई भी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। इसी तरह से बेंजोइल पेरोक्साइड नाम की दवाई भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये सब लगाने वाली दवाइयाँ हैं। लगाने वाली दवाइयों की क्षमता जो होती है काफ़ी कम होती है खाने वाली दवाइयों की तुलना में। इसी तरह से खाने वाली जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें कि डॉक्सीसाइक्लिन और मिनोसाइक्लिन नाम की दवाई काफ़ी इस्तेमाल की जाती है। कुछ डॉक्टर इसमें रिफम्पिसिन नाम की दवाई भी इस्तेमाल करते हैं। तो जो रिफम्पिसिन नाम की दवाई है उसको डेली बेसिस पे भी यूज़ की जाती है या फिर वीकली डोज के तौर पर भी दी जा सकती है। इसी तरह क्लिंडामाइसिन नाम की दवाई जो लगाने वाली दवाई में हमने डिस्कस किया, तो क्लिंडामाइसिन की ओरल कैप्सूल भी आती है, उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सब एंटीबायोटिक ग्रुप की दवाइयाँ हैं जिनको इस्तेमाल आपका डॉक्टर करेगा। लेकिन एंटीबायोटिक ग्रुप की दवाइयों के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि इनको बंद करने पे कुछ पेशेंट्स में बीमारी वापस आ जाती है। तो ऐसे कंडीशन में आपका डॉक्टर एंटीबायोटिक चेंज करेगा या फिर दूसरी कुछ दवाइयों पर शिफ्ट होगा। नेक्स्ट जो इसमें इम्पॉर्टेंट थिंग ये आता है कि यदि एसोसिएटेड सेबरिक डर्मेटाइटिस है तो उस कंडीशन में कुछ कीटोकेनाजोल या फिर सैलिसिलिक एसिड बेस्ड शैम्पू भी इस्तेमाल करने को आपका डॉक्टर बोल सकता है। और यदि एटोपिक डर्मेटाइटिस और सेबरिक डर्मेटाइटिस है तो दूसरे जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ग्रुप की दवाइयाँ हैं, जैसे माइल्ड टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की दवाइयाँ भी डॉक्टर आपका साथ में इन दवाइयों को प्रिस्क्राइब कर सकता है। इसी तरह से एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी के जो सोप होते हैं, शैम्पू होते हैं, क्लिंजर्स होते हैं, वो सब भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कुछ डॉक्टर बिटाडीन, पोविडोन, आयोडीन सॉल्यूशन को भी यूज़ में ले आते हैं। इसी तरह से क्लोरहेक्सिडिन, इन सब सॉल्यूशन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है शैम्पू बेस में या सॉल्यूशन बेस में। तो सॉल्यूशन बेस में थोड़ा देर लगा करके उसको वॉश कर देना होता है शैम्पू से, और शैम्पू में झाग बना करके उसको थोड़ी देर तक रखना है, 2-4-5 मिनट तक, फिर उसको धो देना है। तो चूँकि इसमें बैक्टीरियल ओरिजिन का नेचर है ये बीमारी, तो इसमें शैम्पू और हाइजीन का भी एक हद तक इम्पॉर्टेंट रोल आ जाता है। यदि ये प्रॉब्लम आपको बार बार होता है तो ऐसे कंडीशन में आइसोट्रेटिनोइन नाम की दवाई काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि
डॉक्सीसाइक्लिन या एंटीबायोटिक ग्रुप की दवाई दी गई आपको और आपकी बीमारी वापस आ गई, तो कुछ मरीज़ फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि जैसे डॉक्सीसाइक्लिन का कोर्स लिया उन्होंने या फिर दूसरी एंटीबायोटिक्स का कोर्स लिया और उनकी बीमारी वापस आ गई, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी बीमारी ठीक नहीं होगी या फिर अब उन्हें डॉक्टर बदल लेना चाहिए। तो लगभग सभी डॉक्टर एक ही प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं इस बीमारी में। मतलब पहला जो गाइडलाइन के तौर पर ये माना जाता है कि सिंपल एंटीबायोटिक्स आपको ट्रीटमेंट में दी जाए। तो कई बार ऐसा होता है कि वो डॉक्टर बदलते रहता है और हर बार डॉक्टर, जैसे पहले डॉक्टर को दिखाया तो उसने डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन या फिर एजिथ्रोमाइसिन इस तरह के सिंपल एंटीबायोटिक्स दिया। जब बीमारी दोबारा आ गई तो दूसरे डॉक्टर के पास गया, फिर उसने भी इन्हीं में से कोई एंटीबायोटिक दिया, फिर बीमारी वापस आ गई। तो ऐसे कई बार कुछ मरीज डॉक्टर शॉपिंग करते हैं, मतलब डॉक्टर्स की खरीदारी करते हैं। तो ये अप्रोच गलत होता है, क्योंकि पहले एंटीबायोटिक दी जाएगी और यदि उससे नहीं ठीक होता है तो नेक्स्ट लाइन की एंटीबायोटिक आपका डॉक्टर देगा, और उससे नहीं ठीक होगा तो लास्ट ऑप्शन के तौर पे आइसोट्रेटिनोइन नाम की दवाई दी जाती है। तो जो आइसोट्रेटिनोइन नाम की दवाई है वो बहुत ही कारगर दवाई इसके लिए मानी जाती है, और ये देखा गया है कि आइसोट्रेटिनोइन काफ़ी मरीजों में परमानेंट क्योर करता है। इसी तरह से यदि व्यक्ति को दूसरे जगह फॉलिकुलाइटिस लीजन बॉडी में डेवलप हो रहे हैं, जैसे और भी साइट्स पे स्कैल्प के अलावा दूसरे साइट में, तो उसमें जो स्टेफ और ये सभी बात हुआ था स्टेफाइलोकोकस नाम के बैक्टीरिया का, तो उसकी कॉलोनीज को रिमूव करने के लिए म्यूपिरोसिन नाम की एंटीबायोटिक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो वो जो म्यूपिरोसिन नाम की एंटीबायोटिक क्रीम आती है उसको व्यक्ति के नाक के अंदर, नाक के बाहर, मतलब नाक के अंदर आपको लगा लेना, नाक के बाहर लगा लेना है, कान के पीछे, कान के कोंका में, इसी तरह से एक्जिला में, जो उंगलियों के बीच का स्पेस है वहाँ पर, नाभि पर, यूरिन के ग्रोइन का एरिया जो है, मतलब स्क्रोटल और थाई के बीच का जो फोल्ड है वहाँ पर भी, और पेरिएनल एरिया में। तो इन जगहों पर स्टेफ ऑरियस जो बैक्टीरिया होती है वो पाई जाती है। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो बैक्टीरिया है वो ही चूँकि इम्पोर्टेंट कॉज है, तो इस एंटीबायोटिक के द्वारा उस बैक्टीरिया को किल किया जाता है, मतलब उसकी कॉलोनीज को कम करना होता है। तो इसको यूजुअली 5 से 10 दिन पर महीने इसको इस्तेमाल करना होता है, म्यूपिरोसिन क्रीम को सुबह शाम, और इसको 3 से 6 महीने तक यूज़ करना होता है, 3 to 6 मंथ तक। तो इससे काफ़ी लोगों की स्टेफ की कॉलोनीज ख़त्म हो जाती हैं बॉडी से और वो ठीक हो जाता है। तो ये सब यदि प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो किया जाए और गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए, जो अंडरलाइंग इटियोलॉजी है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है या जिसकी वजह से बढ़ रही है उसको ठीक किया जाए, यदि बॉडी में कहीं इम्यूनोसप्रेशन हो जैसे HIV है, डायबिटीज़ है, यदि ये सब चीज़ों को करेक्ट किया जाए तो अधिकांश पेशेंट में इस प्रॉब्लम से मुक्ति पाया जा सकता है। एज ए पेशेंट आपका क्या रोल है? आपको डॉक्टर्स को फॉलो करना है, बार बार डॉक्टर को चेंज नहीं करना है, प्रॉपर समय देना है, हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करना है। जैसे रेगुलर, जैसे शैम्पू को आपको बताया जाए तो आपको शैम्पू करना है, आपको अपने पिलोज को रेगुलरली फ्रिक्वेंटली वॉश करना है, आपको पिलो मतलब रेगुलर जो वॉश है उसको फॉलो करना। जैसे पसीने से भीग गए तो आपको शैम्पू कर लेना है, आपको अपने कपड़े शेयर नहीं करना है, दूसरे के टॉवेल्स को यूज़ नहीं करना है। यदि आपको रिकरेंट फॉलिकुलाइटिस की प्रॉब्लम रही है तो आपको अपने टॉवेल्स दूसरे को शेयर नहीं करना है ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो। स्विमिंग पूल को भी अवॉइड करना है नहाने के लिए ऐसे कंडीशन में। तो ये सब बेसिक मेजर्स हैं जिससे आप करके खुद भी बच सकते हैं और दूसरों को भी होने से बचा सकते हैं। थैंक यू।